अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, मुझे दराज़ के ऊपर काम करते हुए 1 साल हो गया है और उस 1 साल के अंदर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स दराज़ के ऊपर देखे हैं। नो डाउट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दराज़ के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर तो आप दराज़ के ऊपर काम करना शुरू शुरू करना चाहते हैं, करने का इरादा रखते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। और अगर आप एक न्यू सेलर हैं, चंद 1 मंथ आपने दराज़ के ऊपर काम किया है, तो भी आपको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ वो प्रॉब्लम शेयर करूँगा जो कि हर एक सेलर को ज़रूर फेस करना पड़ती हैं। तो अगर आपको वो बातें पहले से पता होंगी कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स पेश आने वाली हैं, तो आपका माइंड पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा और आपको पता होगा कि मैंने किस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो फिर बंदा एक कुछ टाइम के लिए परेशान हो जाता है जी कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, दराज़ मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये वो इस तरह के कुछ मसले मसाइल हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि पहले मैं थोड़ा-सा आपको अपनी शॉप की डिटेल्स बताऊँगा, उसको कितना टाइम हुआ है, उसके ऊपर रिव्यूज़ वगैरह कितने 1 साल के अंदर कितनी ग्रोथ है, और दूसरा शॉप को रजिस्टर करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। इसके अलावा सोर्सिंग और प्राइस से रिलेटेड थोड़ी-सी आपको डिटेल बताऊँगा। फिर दराज़ का एसएलए टाइम, उसके अलावा हॉलिडे मोड पर सम टाइम हम बाहर जाते हैं कि कहीं दूर चले जाते हैं, तो हम दराज़ को हॉलिडे मोड पे लगाते हैं, उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुरियर कंपनीज़ जो हैं, कुरियर कंपनीज़ बाज़-औक़ात आपके जो पार्सल्स हैं उनके अंदर मतलब कि डिलेज़ करती हैं या प्रॉब्लम्स करती हैं। अ, उसके बाद सम टाइम आपको फेक ऑर्डर्स आते हैं, कुछ फेक रिटर्न्स आ जाती हैं। फिर कस्टमर सम टाइम ऐसी चीज़ ऑर्डर कर लेता है जो कि कस्टमर के यूज़ की नहीं होती। इसके अलावा डिलीवरी फेल्ड और रिटर्न्स आपको किस तरह से मिलती हैं। तो ये सारी नॉलेज वाली बातें हैं जो कि एक दराज़ के ऊपर जो बंदा 1 साल काम कर चुका है, वही आपको बता सकता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी और इनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन 1 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा दराज़ के ऊपर है, जिसमें मैंने तकरीबन 250 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 210 डिलीवर हुए हैं। ये दिखाने का मकसद ये आपको पता चल जाए कि 250 में से 210 डिलीवर हुए हैं और 40 जो हैं, वो उनमें से मतलब कि कुछ रिटर्न हुए हैं, कुछ डिलीवरी फेल्ड हुए हैं। आप देख लें, 250 में से 28 डिलीवरी फेल्ड हैं और 13 रिटर्न्स हैं। तो ये एक रेशो होती है एवरेज कि आपको रिटर्न्स कितने आते हैं, डिलीवरी फेल्ड कितने आते हैं, और 30 ऑर्डर कैंसल है वो ऑर्डर हैं जो कि प्रोसेस करने से पहले ही कैंसल कस्टमर कर देता है, गलती से प्लेस कर देता है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि कितने ऑर्डर्स रिटर्न आ जाते हैं, मतलब कि हर 250 में से तकरीबन कोई 12, 13, 15 इतने रिटर्न आ जाएँगे और 28 डिलीवरी फेल्ड। उसके बाद रेटिंग की बात करते हैं। मुझे तकरीबन 250 ऑर्डर्स हैं, 210 डिलीवर्ड हैं, तो 210 के करीब तकरीबन रेटिंग्स होनी चाहिए थी। 200 लेकिन ये देख लें, सिर्फ 105 के करीब तकरीबन रेटिंग्स है। 105 रेटिंग्स मुझे मिली हुई है 5 स्टार की, 2 न्यूट्रल हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको न्यूट्रल या नेगेटिव रेटिंग्स ना मिले। अगर आपकी 105 रेटिंग्स 5 स्टार की हैं, इसका मतलब है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो नेगेटिव वाले और न्यूट्रल वाले आ जाते हैं ना, ये वही लोग होते हैं कि एक अलग से कहते हैं ना कि ऐसा वैसा इंसान निकल ही आता है, मतलब कि जो आपकी अच्छी चीज को भी नेगेटिव वे में देखता है, मतलब गलत रेटिंग काट ही जाता है, कोई एक आधा ऐसा निकल ही आता है कस्टमर। तो यार इनका आप कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई इलाज नहीं है। तो ये ना ही दराज ये वाली नेगेटिव रेटिंग्स आपकी रिमूव करता है, तो ये भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी चंद एक नेगेटिव रेटिंग्स पे। चलें आगे मूव करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करते हैं। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसमें आईडी कार्ड, ईमेल, एक्टिव मोबाइल, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो है बैंक अकाउंट, तो सबके पास होता ही है जो भी दराज़ के ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहा होता है, लेकिन बैंक अकाउंट के साथ-साथ एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है चेक बुक। ये हर बंदे के पास नहीं होती, तो अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो चेक बुक आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। ये उनके लिए है जो कि अभी दराज़ पे काम करना शुरू करने वाले हैं। और लास्ट नंबर पर ये जो वैलिड एड्रेस मैंने लिखा हुआ है ना, ये एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे पेश आया था। इसमें ये था जी कि मेरा जो घर है उसके ऊपर जो एड्रेस है, उसके ऊपर होम नंबर और स्ट्रीट नंबर नहीं थे, तो जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया था अपनी दराज़ की शॉप रजिस्टर करते-करते। मैं जब भी एप्लीकेशन सबमिट करता था, हर 2-3 दिन के बाद मुझे उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता था जी कि आपका एड्रेस ठीक नहीं है, एड्रेस में मसला है। तो फिर मैंने एक है प्रॉब्लम एक यानी कि तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका होम नंबर, स्ट्रीट नंबर में इश्यू है, नहीं आ रहा, तो आप कोई फेक होम नंबर और स्ट्रीट नंबर डाल दें। उससे ये होगा, दराज़ को तो लगेगा कि चलें ये प्रॉपर एड्रेस है, मतलब कि होम नंबर भी है, इसमें स्ट्रीट नंबर भी है, तो वो आपके उस एड्रेस को एक्सेप्ट कर लेगा। असल में अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं होम नंबर, स्ट्रीट नंबर गलत गलत डाल देता हूँ, गलत एड्रेस है, तो उससे मेरा नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा जी कि जब आपके पास कोई रिटर्न आती है ना कस्टमर की, तो वो उस एड्रेस के ऊपर जाती है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि रिटर्न जब भी आती है ना, तो रिटर्न जो बंदा आपको देने के लिए आता है, जो डिलीवरी के लिए आते हैं बंदे, वही रिटर्न देने के लिए भी आते हैं। तो वो आपसे राब्ता कर लेते हैं फ़ोन पर, आपसे पूछ लेते हैं जी हाँ जी, हमने कहाँ पे आपका रिटर्न वापस करने के लिए आनी है। तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर एड्रेस में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, तो रिटर्न आपको फिर भी मिल ही जाएगी, क्योंकि फ़ोन पे वो बंदा कॉन्टैक्ट कर ही लेता है। तो
उसके बाद आगे मूव करते हैं सोर्सिंग के वाले से। यहाँ पे भी मैंने एक आपको एस्टिमेट दिया है, ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये एस्टिमेट, जो कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मतलब हर एक बंदे का एक अलग होगा, मतलब आप एक डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी की प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे पड़ता है 4.5% टैक्स। अगर मैं 5,000 रुपए की चीज सेल करता हूँ, एक प्रोडक्ट है जो कि मैं 5,000 की सेल कर रहा हूँ, 5,000 की सेल कर रहा हूँ, अब उसके ऊपर जो मैंने जो उसकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी पे मैंने देखा हुआ है कि 4.5% के करीब उसके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब कि सॉरी, दराज की कमीशन 4.5% है, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरे टैक्स भी लगते हैं, तो सिर्फ कमीशन नहीं कटती, उसके बाद बाकी के भी टैक्स करते हैं। तो मैंने एवरेज अपना कैलकुलेट किया हुआ है कि जब भी मैं 5,000 रुपए की प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो उसका 7% के करीब मेरे टैक्सेस और कमीशन ये सारा कुछ कट जाता है। बाकी मुझे 93% बचता है। तो मैंने 5,000 को 0.93 से मल्टीप्लाई किया कि उसका 93% ये मुझे मिलेगा, ये मुझे दराज देगा। मतलब 5,000 की अगर मैंने प्रोडक्ट लगाई हुई है, वो सेल हो गई है, तो मेरे अकाउंट में 4650 रुपए के करीब आएंगे। अगर मेरी जो कैटेगरी है उस पर 4.5% दराज की कमीशन है, बाकी टैक्सेस डालकर क्या बन जाता है, 7% बन जाता है। इसी तरह से आप जोन सी भी कैटेगरी के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप जो अमाउंट होगी अपनी देखेंगे और आप उसकी कमीशन देखेंगे कितनी है, उस कमीशन के हिसाब से आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है दराज के ऊपर काम शुरू करने से पहले, कि जो सोर्सिंग है, सोर्सिंग आपको कम से कम प्राइस में मिलनी चाहिए, और प्राइस का मार्जिन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें जी, अगर आप एक चीज 5,000 की सेल कर रहे हैं ना, मैं आपको अपना बताता हूँ, मुझे वो तकरीबन 3500 से 4,000 की मिलती है। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैं 45 रुपए की चीज रही के 5,000 की भेज देता हूँ दराज पे, तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा, 4600 तो वो मुझे पे करेगा दराज वाला। तो यानी कि 100-150 कोई कमाई तो नहीं होती। तो 4,000 जो है ये भी रीजनेबल नहीं है। आपको चाहिए, अगर एक चीज 5,000 की सेल हो रही है, तो आपको 3500 रुपए की मिल रही हो, तभी आप 5,000 रुपए में वो चीज को सेल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको दराज पे काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से देख लेनी है कि मार्जिन आपने ज्यादा रखना है। 100, 200, 500, 600 के मार्जिन से कुछ भी नहीं बनता। समटाइम ऐसा होता है कि जो कुछ नए सेलर होते हैं, वो कहते हैं जी हम थोड़ी सस्ती आइटम्स भेज देंगे। मतलब सस्ती आइटम्स का ये मतलब है कि 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की आइटम, मतलब जो सस्ते वाली आइटम्स होती हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सस्ते वाली आइटम्स ना बेचें। उसके अंदर नुकसान ये है कि इसके अंदर एक तो आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब आपको ज्यादा जितने ऑर्डर आएंगे, छोटे छोटे और सस्ते ऑर्डर्स आएंगे, उनको पैक करना, उनको शिप करना, दराज की शॉप पर देकर आना, तो ये एक ना बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, और उसमें कोई बचत भी नहीं आपको होनी। और उसके बाद में बात कर लेते हैं, कुछ कस्टमर कहते हैं ये कुछ सेलर कहते हैं जी कि हम शुरू शुरू में ना रिव्यू लेने के लिए चलें छोटी प्रोडक्ट भेज देते हैं। लेकिन आप यकीन जाने, कस्टमर ऐसे ऐसे हैं कि सस्ती सी प्रोडक्ट होती है, 100-200 रुपए की प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी 1 स्टार रेटिंग दे जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा ये सस्ते वाले काम की तरफ ना जाएं। अगर आपने काम करना है तो फिर यानी कि सही आपको उसमें से मार्जिन मिलना चाहिए, और जो प्राइस है वो भी सही होनी चाहिए। प्राइस ज्यादा होगी तभी मार्जिन भी ज्यादा होगा, कम प्राइस के ऊपर मार्जिन भी आपको ज्यादा नहीं मिल सकता। तो इस चीज को अब मैं ये जरूर कहूंगा कि अवॉइड करें। उसके बाद बात कर लेते हैं एसएलए टाइम के रिलेटेड इशू की। एसएलए टाइम क्या होता है जी? एसएलए टाइम ये होता है जी कि आपको एक ऑर्डर आ गया दराज की तरफ से, अब आपके पास कोई 2 दिन या 3 दिन होते हैं कि जिसके अंदर अंदर आपने वो पार्सल को पैक करके दराज की हब के ऊपर डिलीवर करना होता है। अब मसला ये यहाँ पर आता है कि एसएलए टाइम 2 से 3 दिन का होता है। अगर आपको किसी वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, आप अपने घर के ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये एसएलए टाइम आपका गुजर जाता है। उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद जाके आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और आपको इस चीज की पेनल्टी भी समटाइम चार्ज होती है। तो ये चीज गलत है। मतलब कि एक तरह से उनकी देखा जाए तो बात ठीक भी है कि एक डेडलाइन मिलती है, लेकिन ये लोग आपकी जो एसएलए है इसको कभी भी एक्सटेंड नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम है। मतलब कि अल्लाह ना करे कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, आपको ऑर्डर आए हुए हैं, आप नहीं किसी तरह से शॉप पर दे पाते, तो ये लोग आपका एसएलए भी इंक्रीज नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो उससे होता ये है कि एसएलए जब आपका नीचे जाता है, तो उससे आपकी शॉप भी डीलिस्ट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शॉप है उसके डीलिस्ट होने में। उसके बाद में एक ये हॉलीडे मोड है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। हॉलीडे मोड ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए आप अपने घर से, जहाँ पे आपका सामान पड़ा हुआ है दराज का, उससे आप दूर जा रहे हैं, तो आप अपनी शॉप के ऊपर एक हॉलीडे मोड ऑन कर लेते हैं। उसका फायदा ये होता है हॉलीडे मोड का कि आपको उस हॉलीडे मोड के दौरान ऑर्डर नहीं आते। आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फलां डेट से लेकर फलां डेट तक, इन 2 डेट्स के दरमियान में मेरी शॉप हॉलीडे मोड पर रहेगी, इन 2 के दरमियान में मुझे कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं होगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको दराज ऑफलाइन कर देता है, तो आपको उससे कोई ऑर्डर वगैरह उन दिनों नहीं आता है। उससे आपका जो एसएलए उससे आपकी जो ये रेटिंग है वो फिर डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन ये जो हॉलीडे मोड है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हॉलीडे में प्रॉब्लम ये है कि आपके हाथ में इख्तियार होना चाहिए, आप जब चाहे हॉलीडे मोड को ऑन कर सके, जब चाहे ऑफ कर सकें। लेकिन इसमें तरीकाकार कुछ ऐसे है कि जब आप हॉलीडे मोड को ऑन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अभी अभी इस वक्त हॉलीडे मोड को ऑन करूँ और अगले 5 दिन तक मेरे
शॉप पे कोई भी ऑर्डर ना आए। तो मैं अगर शाम के 7 बजे बैठ के हॉलीडे मोड को ऑन करता हूँ तो मेरा 7 बजे हॉलीडे मोड ऑन नहीं होगा, 7 से लेकर 12 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा, रात के 12 बजे जाके हॉलीडे मोड ऑटोमेटिकली ऑन होता है। तो ये एक बड़ी गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 बजे ये प्लान करता हूँ जी कि मैंने दूसरे शहर जाना है, तो 7 बजे मैं हॉलीडे मोड पे लगा देता हूँ अपनी शॉप, मुझे 9 बजे ऑर्डर आ जाता है। तो 9 बजे तो ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इनके जो हॉलीडे मोड है वो 12 बजे जाके एक्टिवेट होता है। तो 9 बजे वाला ऑर्डर मैं रात को अगर निकल जाता हूँ दूसरे शहर में, मैं तो वो ऑर्डर नहीं प्रोसेस कर सकता अगले 5 दिन के लिए। अगर मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो वो ऑर्डर तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो ये एक इनके सिस्टम में फ्लॉ है कि जो हॉलीडे मोड है जिस टाइम हम एक्टिवेट करते हैं ये उसी टाइम पे एक्टिवेट होना चाहिए। ये क्या तरीका है जी, रात के 12 बजे जाके एक्टिवेट होता है। मतलब आपने सुबह जिस टाइम मर्जी आप एक्टिवेट कर देंगे, हमेशा जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट पर रात के 12 बजे जाके एक्टिवेट होगा। तो ये एक बड़ी ही गलत बात है इस हॉलीडे मोड की। तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा और जो शॉप है वो डी लिस्ट हो जाती है समटाइम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी कुरियर कंपनी से रिलेटेड। ये कुरियर कंपनीज बड़े ज्यादा मसले करती हैं। ये मेरे साथ एक बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी अभी शॉप न्यू न्यू थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो कुरियर कंपनी थी लेपर्ड्स कुरियर। उन्होंने क्या किया जी कि जो मेरा ऑर्डर था ना वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया, कस्टमर को मिल गया ऑर्डर, तो लेकिन सिस्टम में उन्होंने डिलीवरी फेल्ड मार्क कर दिया। मतलब कि ऐसे सिस्टम में आ गया कि डिलीवरी फेल्ड हो गई है। अब जब डिलीवरी डिलीवर हो जाता है उसकी तो पेमेंट आपको मिल जाती है तकरीबन 7-8 दिन के अंदर अंदर, लेकिन जब ऑर्डर जो था वो डिलीवरी फेल्ड मार्क हो गया तो उसकी पेमेंट ही मुझे नहीं मिली। तो मैंने दराज वालों से राब्ता किया जी कि क्या तरीकेकार है भाई, ये गलत स्टेटस मार्क हो गया। मैंने कस्टमर से भी पूछा कि आपको ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। कस्टमर कहता मुझे ऑर्डर मिल गया है। मैंने दराज वालों को बताया कस्टमर को ऑर्डर मिल गया है, आपके जो लेपर्ड्स वाले हैं उन्होंने गलती से इसको डिलीवरी फेल्ड मार्क कर दिया, इसका स्टेटस अपडेट करवाएं, रॉन्ग स्टेटस इसका हो गया। तो दराज वालों ने कुछ भी नहीं किया। मैंने काफी कंप्लेंट्स इसके वाले से की दराज को, लेकिन दराज कहता इसका सिर्फ अब एक ही तरीका है। वो उसने ये कहा कि आप 30 डेज वेट करें, 30 डेज वेट करेंगे, उसके बाद में 30 डेज के बाद जाकर आप एक क्लेम फिल करेंगे कि मुझे 30 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी फेल्ड वाला पार्सल नहीं मिला, तो अब मुझे इसकी पेमेंट की जाए। तो वो फिर मुझे 30 डेज वेट करना पड़ा। 30 डेज के बाद जाके मैंने क्लेम फिल किया। फिर वो क्लेम एक्सेप्ट होने में कुछ दिन लगे। एक्सेप्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पे आउट मिल जाएगा, लेकिन पे आउट जो था वो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट साइकिल में मिलेगा। तो वो 2-3 साइकिल गुजरने के बाद जाके मुझे उसका पे आउट मिला, मतलब कि 2 महीने बाद जाके मुझे तकरीबन उस वाले ऑर्डर की पेमेंट मिली थी। तो ये एक मैंने बड़ी ही ना बुरी चीज एक्सपीरियंस की है। तो इस चीज को तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। मतलब जो कुरियर कंपनीज है वो अगर स्टेटस ही गलत मार्क कर देती है आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुरियर कंपनी भी नहीं कुछ करेगी, दराज भी नहीं कुछ करेगा, बस इसका फिर यही एक हाल आ जाता है, आपकी पेमेंट डिले होगी उस वाले ऑर्डर की। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं टीसीएस जो है ना, इसने मेरे साथ एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस किया था। एक कस्टमर था मेरा जानने वाला पहले से, तो उसने कहा कि मुझे इस तरह से आपसे ना एक ऑर्डर चाहिए, मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लें ऑर्डर। उसने ऑर्डर की। ऑर्डर करने के बाद एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट आ रही होती है, वो आ रही थी 20 तारीख। तो करते करते 20 गुजरी, 22-23 हो गई। कस्टमर मुझे कहे कि ये ऑर्डर किधर रह गया, मुझे क्यों नहीं मिला। दराजल ये टीसीएस वालों ने इतना ज्यादा उसको होल्ड किया, करते करते 25 तारीख आ गई। इवन के 25 तारीख को भी वो ऑर्डर जाके कस्टमर को नहीं मिला। तो मैंने दराज वालों को कंप्लेन की, भाई ये क्या तरीका है जी कि जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मुझे ऑर्डर चाहिए, मुझे जल्दी दो। इवन के जो डिलीवरी डेट थी वो भी 20 तारीख आ रही थी, आज 25 तारीख हो गई है, कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला। तो दराज वाले कहते हैं हम आपके एंड से तो कंप्लेन कर ही नहीं सकते। मतलब जो मैं सेलर हूँ, सेलर के एंड से वो कंप्लेन इस चीज की कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप जो बायर है जिसने ऑर्डर रिसीव करना है वो कंप्लेन करें। अब बायर भी ऐसा था, उसने 2-3 दफा कंप्लेन की हुई थी, वो बायर की भी नहीं सुन रहे थे वहां से। तो मतलब कि कस्टमर को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा टीसीएस की वजह से। टीसीएस पार्सल होल्ड किए रखा हुआ था, टीसीएस ने कस्टमर को भी डिलीवर नहीं कर रहा, रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो काम है ये कुरियर कंपनीज करती हैं। इससे ये होता है कस्टमर खराब होता है, लेकिन जो दराज है वो इस चीज को नहीं समझता कि कस्टमर इससे खराब हो रहा है। इवन के बाद में कस्टमर को इतना गुस्सा है, वो कहता है इतना ज्यादा ये पार्सल डिले हुआ है, उसने कहा मैंने अब रिसीव ही नहीं करना ये पार्सल। तो इससे दराज का भी इमेज खराब हुआ और मेरा जो था, मेरा भी रेवेन्यू ऑर्डर से जाहिर है नहीं आया, डिलीवरी फेल्ड होकर मुझे वो ऑर्डर वापस मिल गया काफी टाइम के बाद। तो ये एक कुरियर कंपनी की गलती है। टीसीएस और लेपर्ड, ये इसी तरह से और भी दूसरी कंपनीज हैं, ये स्टेटस गलत मार्क कर देती हैं समटाइम, और समटाइम क्या कर लेती हैं जी, ये पार्सल को होल्ड किए रखते हैं, डिलीवर नहीं करती। या समटाइम ऐसा भी होता है कि ये जो कस्टमर होता है ना उसको अप्रोच ही नहीं करते। समटाइम ऐसा भी कर देते हैं कि कस्टमर को अप्रोच ही नहीं करते। और बल्कि एक और बात मेरे जहन में आ गई, ये टीसीएस या लेपर्ड वाले एक और बड़ी बड़ी चीज करते हैं कि जब ऑर्डर चला गया वहां पर टीसीएस या लेपर्ड वालों के पास जो डिलीवरी का एरिया है उसके अंदर, तो ये क्या करते हैं जी, समटाइम ऐसा होता है कि ये कह देते हैं कि जो डिलीवरी एड्रेस है
वो हमारे ऑपरेटिव एरिया के अंडर ही नहीं है। मतलब कि जो डिलीवरी का एड्रेस है उसके अंदर हम ऑपरेट ही नहीं करते। वो क्या करते हैं जी कि जो ऑर्डर होता है ना उसको होल्ड कर लेते हैं अपनी शॉप के ऊपर, फिर कस्टमर को कॉल करके कहते हैं जी हमारी फलां जगह पे शॉप है, वहां से आके कलेक्ट कर लें। अब वहां पे कुछ कस्टमर तो होते हैं जिनको अर्जेंट जरूरत होती है, वो तो जाके कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस कस्टमर को अर्जेंट जरूरत नहीं होती वो कहता है मैं पागल हूं, मैं जाके शॉप से कलेक्ट करूं अपना ऑर्डर। तो सही कह रहा है वो, जाहिर है उसको पेमेंट कर रहा है तो उसको घर के ऊपर जाके उसका ऑर्डर मिलना चाहिए। तो ये क्या तरीका है कि जाके उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक सिस्टम के अंदर फ्लॉ है जिसको दराज को जरूर समझना चाहिए और कुरियर कंपनीज को इस चीज का पाबंद करना चाहिए कि जो ऑर्डर है उसको कस्टमर के घर के ऊपर पहुंचाएं और कस्टमर को जितना हो सके फैसिलिटेट करें।